सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने ऑलरेडी वेक्टर स्पेस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर रिलेटेड टू द बेसिस। बहुत ही आसान चीज है, देखो ध्यान से समझना क्या चीज है। मैंने कोई भी एक वेक्टर स्पेस वी एफ लेट कर लिया, लेट वी एफ बी द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब देखो एक टर्म आ रही है बार बार, ये पहले भी आ चुकी है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो क्या चीज है, डेफिनेशन में लिखवा दूंगा आपको बाद में। मान लो मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस वी एफ है। अगर मेरे पास क्या है, कोई वेक्टर स्पेस वी एफ है और इसका कोई सबसेट एस है मेरे पास, मान लो उसके अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 इस तरह के वेक्टर्स है। तो अगर इसकी स्पैनिंग से, अगर लीनियर स्पैनिंग से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो गया, यानी कि अगर मैं इन वेक्टर्स का क्या लिखता हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन, और वो सारे के सारे किसके एलिमेंट्स को जनरेट कर दे, वीएफ के, तभी हम क्या कह रहे थे, लीनियर स्पैनिंग एस किसके इक्वल है, वी के इक्वल है। अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा वीएफ जनरेट हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, जो वीएफ है वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। देखो बेसिस में दो कंडीशन थी मेरे पास, पहली क्या थी, वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और सेकेंडली क्या है, उन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट होना चाहिए। देखो यहाँ लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का केस नहीं है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या है मेरे पास, उसका अगर किसी वेक्टर स्पेस में कोई सबसेट मैंने एस लिया और वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है कि उसके स्पैनिंग से पूरा का पूरा वीएफ जनरेट हो जाए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, वेक्टर स्पेस क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हरी वसन में तो इतनी बात याद रखिए, एक वेक्टर स्पेस वीएफ है, उसका सबसेट मेरे पास क्या है, एस, और उसके एलिमेंट्स की स्पैनिंग कर करके, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन कर करके हमने सारे के सारे वीएफ के एलिमेंट्स को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। हरी वसन में तो वो क्या कहलाता है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाता है। ये पहले भी यूज हो चुके टर्म मेरे पास, ठीक है। अब देखो हमारे पास मेन कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करते हैं। तो मेरे पास कोई क्या है, देखो ध्यान से, मेरे पास एक वेक्टर स्पेस वीएफ है, ठीक है। सेकेंडली लेट बी बी द एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वी। अब देखो एक टर्म हो रहा है मेरे पास, वो क्या है, ऑर्डर्ड बेसिस। इसे मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा क्या मतलब है इसका। बी हमारे पास क्या है, इसका कोई बेसिस है, इसका बी क्या है, बेसिस है। आगे लेट अल्फा बी बिलोंग्स टू वी, तो कोई एलिमेंट्स मेरे पास किसमें है, वेक्टर स्पेस V में है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एन टपल x1 x2 xn ऑफ स्केलर सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। देखो ये लैंग्वेज समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए पहले ध्यान से। मान लो मैंने तीन वेक्टर ले लिए, 1 0 0 अल्फा 1, एक में ले लिया 1 1 0 और एक में ले लिया 1 1 1। ये मैं पहले भी ले चुका हूँ बेसिस वाली वीडियो में। ये तीनों के तीनों क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे मेरे पास। ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, उनके स्पैनिंग से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाएगा। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये बेसिस के एलिमेंट्स है मेरे पास, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है, बेसिस के एलिमेंट्स। आप करके देख सकते हैं तीनों का, चेक कर लीजिए कि लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है, वो मैंने बता रखा है किस तरीके से करना। तो अगर मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा बताओ, अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा, A2 अल्फा 2 और A3 अल्फा 3। मेरे पास ये क्या आ गया, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। तो ध्यान से देखो, मेरे पास कोई अल्फा वेक्टर, मेरे पास कोई अल्फा वेक्टर V में आएगा, इतनी बात तो पक्की है। इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो वेक्टर बन के आया है वो किस में होगा, V में होगा। यही डेफिनेशन है बेसिस के एलिमेंट्स की। जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहा हूं तो वो किसका एलिमेंट जनरेट करेगा, VF का। तो अल्फा किस में मेरे पास, V में। तो ध्यान से देखो, बात को समझना ध्यान से, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास तीन वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 है बेसिस में। तो अगर मैं कोई अल्फा वेक्टर किस में ले रहा हूं, V में ले रहा हूं, किस में ले रहा हूं, V में, तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके, अल्फा के, ध्यान से देखना, किसके कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा क्या होंगे मेरे पास, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B। ध्यान समझना क्या चीज है मेरे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू B क्या हो गया मेरे पास, A1 A2 और A3। ये मेरे पास क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके, अल्फा के। क्या मतलब है इसका, यानी कि जब मैंने किसी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा उसके किसमें, बेसिस के अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 में, तो जो स्केलर एलिमेंट्स आए हैं A1 A2 A3, यही हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स है अल्फा वेक्टर के। आसान सी बात है। देखो ध्यान से डेफिनेशन समझो क्या है। अगर मैंने कोई वेक्टर किसमें ले लिया, अल्फा V में ले लिया, किसमें लिया, V में लिया, और इसका मैं क्या लिख रहा हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन। देखो लिख सकते हो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3, और कैसे लिख सकते हैं, AN अल्फा n तक। डेफिनेशन में उन्होंने A1 की जगह क्या ले रखा है, x1, बस ये कंफ्यूजन हो जाती है, x1
x2 x3 xn ये ले रखे हैं मेरे पास। तो अगर मैंने किसी अल्फा को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा किसके वेक्टर्स की टर्म्स में, जो मेरे पास बेसिस के है, अगर मैंने बेसिस के एलिमेंट्स का क्या लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या है मेरे पास अल्फा आ गया। तो जो स्केलर एलिमेंट्स है x1 x2 x3 xn, x1 x2 कहां तक, xn तक, यही मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स है किसके, अल्फा के, किसके, अल्फा के। देखो ध्यान से एक बार फिर समझो, मेरे पास कोई बेसिस है, मैंने कोई अल्फा वेक्टर किसमें ले लिया, वेक्टर स्पेस में। तो जब मैं इन तीनों वेक्टर्स का क्या लिखूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, और किसके इक्वल रखूंगा, अल्फा के इक्वल रखूंगा। तो जो स्केलर एलिमेंट्स आते थे a1 a2 a3, यहाँ पे वही क्या है, x1 x2 x3, वही क्या है, कोऑर्डिनेट है किसके, किसके, अल्फा के, किसकी रेस्पेक्ट में, बेसिस के रेस्पेक्ट में। देखो डेफिनेशन समझो ध्यान से। मेरे पास कोई वेक्टर v में है, तो एक यूनिक एन टपल एग्जिस्ट करेगा। एन टपल किसे कहते हैं, जैसे मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर 2 के होते हैं, 3 को क्या कहते हैं हम, ट्रिपलेट कह देते हैं। ऐसी एन वालों को क्या कहते हैं, एन टपल कहते हैं, जब एन कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो एक यूनिक एन टपल एग्जिस्ट करेगा स्केलर्स का, किसका, स्केलर्स का, ये स्केलर x1 x2 x3 xn। जब मैंने अल्फा को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा, तो जो स्केलर कंपोनेंट्स आए, इन्हीं सब के कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं, मिला के हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। देखो देन दिस एन टपल्स, जो ये एन टपल्स आया है x1 x2 xn, यही मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स का, अल्फा का, किसकी रेस्पेक्ट में, बेसिस की रेस्पेक्ट में। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स था। तो अभी तक जितने भी आप क्वेश्चंस करके आए बेसिस के पिछली वाली वीडियो में, तो जो स्केलर एलिमेंट्स का मेरे पास कोऑर्डिनेट बनेगा, स्केलर मान लो मेरे पास स्केलर कोऑर्डिनेट सिर्फ 2 यूज हुए, तो मेरे पास टपल क्या आ जाएगा, x1 x2। तो ये किसका होगा कोऑर्डिनेट, अल्फा का। अगर 3 लिए x1 x2 x3, ये किसका हो जाएगा मेरे पास कोऑर्डिनेट, अल्फा का। अगर हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, या हम n डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो x1 x2 x3 कहां तक, xn तक मेरे पास जाएगा। तो इतनी सी बात है, जो स्केलर एलिमेंट आ रहे हैं वो लिखेंगे। तो देखो ये बात मैं आपको वहां भी बता देता, लेकिन आगे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करेंगे, तो इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे, देखो ध्यान से देखना बात। एक दो जो बातें बतानी है मुझे, वो चीज ध्यान से समझना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो ध्यान समझना, अल्फा 1 कितना है मेरे पास, 1 0 0। अल्फा 2 कितना है मेरे पास, 1 1 0। अल्फा 3 कितना है, 1 1 1। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया, मैंने मान लिया फिलहाल के लिए कि कोई अल्फा वेक्टर किसमें है, v में है। मान लो मेरे पास वो अल्फा वेक्टर क्या है, a b c। अल्फा क्या है मेरे पास, a b c है, जो किसके अंदर है, v में। बताओ जी, हरी बात समझ में, a b c किसमें मेरे पास, v में है। तो अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं, बताओ क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3। अब यहाँ a1 a2 a3 की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, x1 x2 और x3, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, डेफिनेशन में अच्छे से समझ में आ जाए। रख दो वैल्यू फटाफट। ए अल्फा क्या मानना है मैंने, a b c। x1 मैंने पास निकालना है, ये कितना है, 1 0 0। x2 मुझे नहीं पता, अल्फा 2 कितना है, 1 1 0। अल्फा 3 कितना है मेरे पास, 1 1 1। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, x1 को इससे करूंगा तो x1 आ जाएगा, यहाँ प्लस का x2, और यहाँ प्लस का क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, x1 को 0 से करूंगा खत्म, यहाँ कितना आ जाएगा x2, कितना आ जाएगा मेरे पास ये x2, और वहां कितना आ जाएगा x3। x1 को z कॉम्पोनेंट देखो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, वो कितना बचा, x3 बचा। यहाँ मेरे पास क्या है, a b c। अरे इतनी बात समझ में, a b c, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। कंपेयर करके मैं इसे रब कर रहा हूँ, इसे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसकी फटाफट। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान समझना बात को, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन आगे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरीके से यूज करना है वो बता रहा हूं। देखो कंपेयर कर लो, एक इसके इक्वल आया मेरे पास x1 प्लस x2, इस तरह लिख रहा हूं मैं से, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू a। सेकेंड वाला लिखो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू b। थर्ड वाला लिखो x3 इज इक्वल टू c। आगे मेरे पास अब कैसी इक्वेशन है, सॉल्व करो इन्हें। कैसी इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ये मेरे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है। अरे बस में इतनी। अब देखो ध्यान समझना, मैंने आपको सोल्व करना सिखाया। अब यहाँ ए बी सी है, पहले यहाँ नंबर लिखे हुए थे 1 2 3, तो कंफ्यूजन नहीं हो रही थी। यानी कि देखो मुझे
ए किसमें है, x1 x2 x3 में। देखो एक बात और समझो यहाँ पे, एक अगर मैं फंक्शन लिखना चाहूँ किसका है, x1 का भी, x2 का भी और x3 का भी, ऐसे बी मेरे पास फंक्शन किसका है, x1 x2 x3, जहां पे मेरे पास x1 0 है। अगर मैं सी की बात करूँ, सी भी किसका फंक्शन है, x1 x2 x3। तो जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यहाँ ए किसका फंक्शन है, x1 x2 x3 का, बी किसका है, x1 x2 x3 का, और सी भी किसका है, x1 x2 और x3 का। अब हमें इन्हें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, देखो ध्यान समझना। मुझे x1 बनाना है किसका फंक्शन, ए बी और सी का। इन द सेम मैनर मुझे x2 फंक्शन किसका बनाना है, ए बी सी का। और x से मुझे x3 किसका फंक्शन बनाना है, ए बी और सी का। इसे कहते हैं हम एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन। यानी कि मेरे पास क्या है, ए बी सी किसकी टर्म्स में है, x1 x2 x3 के, और हमें उल्टा करना है। अब हमें x1 x2 x3 किसकी टर्म्स में चाहिए, ए बी सी के। इसे ही कहते हैं हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना। जब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली x1 x2 x3 की वैल्यू आएगी, किसकी, x1 x2 x3 की वैल्यू निकल के आएगी जब हम सॉल्व करेंगे ना, और वो किसकी टर्म्स में आ जाएगी, ए बी सी की टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है, तो निकालो। देखो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए क्या बनता था, बताया था मैंने, क्या बनाते थे हम, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। देखो आसान है क्वेश्चन। x3 किसके हैं, सी के, तो अगर x3 की वैल्यू मैं ऊपर रख दूंगा तो वहां से x2 की वैल्यू निकल जाएगी, निकल लो कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से x2 कितना आ गया मेरे पास, b माइनस सी आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब x3 की वैल्यू भी मुझे पता है, x2 की पता है, सबसे पहले वाली इक्वेशन में रख दूं, ये भी यहाँ पे रख दिया और ये वाली वैल्यू भी यहाँ रख दी मैंने, दोनों में रख दो सिंपली। x1 x2 कितना है मेरे पास, b माइनस सी, x3 कितना है मेरे पास, c। तो यहाँ से मेरे पास सी से सी तो कैंसिल हो गया, x1 कितना आ गया, a माइनस। तो ध्यान से देखो, x1 कितना आया, a माइनस बी, x2 कितना आया, b माइनस सी, और x3 कितना आया मेरे पास, c आया। देखो ध्यान से बन गई हुई बात जो मैं समझा रहा था अभी आपको। ए बी सी किसकी टर्म्स में थी, x1 x2 x3 की टर्म में, अब उल्टा हो गया। देखो x1 किसकी टर्म में है, ए बी सी के, x2 भी किसकी टर्म में है, ए बी सी के, और x3 भी किसकी टर्म्स में है, ए बी सी के। जब और क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ तो फिलहाल के लिए जी जीरो आ गया मेरे पास, तो वहां भी उसके कोफिशिएंट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, x1 भी ए बी सी की टर्म्स में आ गया, x2 भी और x3 भी ए बी सी की टर्म्स में। इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन, यानी कि एक वेरिएबल्स को बाकी वेरिएबल्स की टर्म्स से उनके ट्रांसफॉर्मेशन करना। यानी कि x1 को मैंने अब तीनों की टर्म्स में ले आया, x2 को भी तीनों की टर्म्स में ले आया, और x3 को भी abc की टर्म्स में ले आया। ये सारा मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करेंगे हम, हवा में नहीं पढ़ा रहा, हरी वासन में। तो ये सारा का सारा आगे यूज होगा, तभी समझा रहा हूँ, वरना डायरेक्ट में बताता आंसर निकाले कोई दिक्कत नहीं थी। तो ठीक है, तो इस तरीके से समझिए कि आगे यूज हो जाए क्वेश्चंस में, वहां कंफ्यूजन ना आए, वरना वहां दोबारा समझाना पड़ेगा मुझे। ये आ गया। देखो इतनी बात समझ में आ गई, x1 x2 x3 निकल गए। तो यही x1 x2 x3 क्या थे मेरे पास, कोऑर्डिनेट्स थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि भाई अल्फा का कोऑर्डिनेट बता दो किसकी रिस्पेक्ट में, बेसिस के। ये तीनों किसके एलिमेंट्स है, बेसिस के एलिमेंट्स है मेरे पास। ठीक है, तीनों एलिमेंट्स किसके हैं, बेसिस के। लिख भी सकते हो आप यहाँ पे, बी मेरे पास क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का सेट। अब बेसिस क्यों है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन तीनों को चेक करना कि लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है, क्या आएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे, उनके स्पैनिंग से सेट बन जाएगा। आपको क्वेश्चन में देके रखेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं बता दूंगा। तो मेरे पास अल्फा के क्या पूछ रहे थे क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे थे। तो क्या होते हैं अल्फा के कोऑर्डिनेट्स, x1 x2 x3। यानी कि जब मैंने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा तो जो भी स्केलर एलिमेंट्स का कोऑर्डिनेट बनेगा वही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। तो क्या आ गया मेरे पास, बताओ, x1 कितना आ गया, a माइनस बी, ये कितना आ गया मेरे पास, b माइनस सी, और ये कितना आ गया मेरे पास, c आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये मेरे पास क्या आ चुका है, फाइनल आंसर आ चुका है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना है, जो भी बेसिस के एलिमेंट्स है उनका क्या लिखो, पहले लीनियर कॉम्बिनेशन, और जो वेक्टर आपके कोऑर्डिनेट पूछा है उसके इक्वल रख दो, रख दिया। वहां से सोल्व करने के बाद जो भी स्केलर एलिमेंट्स का कोऑर्डिनेट बन के आएगा, x1 x2 x3 का जो भी कोऑर्डिनेट बन के आएगा वही मेरे पास क्या होगा, अल्फा का कोऑर्डिनेट होगा विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। जो भी बेसिस दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। अरे वसन में इतनी, चलो इसे लिखो, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। देखो क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगी, लिखिए फटाफट। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से, अब मैं सारा का सारी चीजें अपना आप ही रिवाइज करा रहा हूं, देखो ध्यान से। शो दैट द सेट
दिस इज अ बेसिस ऑफ R3, यानी कि मुझे एक सेट दे रखा है जिसमें 3 वेक्टर्स हैं और पहले क्या प्रूव करना है कि ये बेसिस होगा। वैसे मैं ऑलरेडी करा चुका हूं लेकिन ध्यान से देखना। फिर सेकंड क्या पूछ रहे हैं, हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर ABC विद रिस्पेक्ट टू अबे बेसिस, यानी कि मुझे इस वेक्टर का क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट बताना है, किसके रेस्पेक्ट में, बेसिस के रेस्पेक्ट में। देखो ध्यान से, इतनी बात तो पक्की है। देखो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे बेसिस सेट पता होना चाहिए। जब तक मुझे बेसिस सेट नहीं पता चलेगा तो मैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को इसके इक्वल नहीं रख सकता। ये तो मस्ट कंडीशन है कि बेसिस का सेट देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो क्या लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस। तो उन्होंने कह रखा कि पहले इस सेट को बेसिस प्रूफ करो, फिर उसका यूज करके इस वेक्टर का क्या निकाल लो, कोऑर्डिनेट। देखो रख लो, अल्फा 1 कितना दे रखा है, लिखने का तरीका देखना। देखो क्योंकि मैं जो चीज कवर करा रहा हूं, ऑल्दो आप एंट्रेंस में यूज कर सकते हैं सारे कंसेप्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम लिखना है तो कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंटेशन भी सही ढंग से लिखनी पड़ेगी, वरना नंबर नहीं देंगे यूनिवर्सिटी, बस वही 1-2 नंबर दे देंगे। हरी बात समझ में। तो मैंने तीनों वेक्टर्स लिख लिया, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। क्या रखूंगा इसको बताओ बाय डेफिनेशन। क्या होता था बेसिस के लिए, क्या करना पड़ता था, A1 अल्फा 1, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3, किसके को रखना पड़ता था, जीरो वेक्टर के। और यहां से देखना पड़ा था कि A1 A2 A3 का नेचर कैसा है। तो वही करते देखो फटाफट। अल्फा 1 क्या है, 1 0 0, अल्फा 2 क्या है, 1 1 0, अल्फा 3 क्या है, 1 1 1। और क्योंकि 3 डायमेंशन है तो 0 0 0 मैं रख सकता हूँ। अरे इतनी वजन में, चलो डायरेक्ट कर रहा, फटाफट कंपेयर करो। अब देखो A1 A2 A3 लेके चल रहा हूँ मैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ X1 X2 X3 भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, जीरो वेक्टर आ रहा है मेरे पास तो स्केलर एलिमेंट कुछ और होंगे। अगर मैं यहाँ 1 1 1 लिख दूं या फिर 1 2 3 कुछ भी लिख दूं तो उसके लिए A1 A2 A3 कुछ और होंगे। तो अगर मैं A1 A2 A3 यहाँ लेके चल रहा हूँ तो अगर मैं जब वेक्टर आगे निकाल लूंगा कोऑर्डिनेट तो वहां मुझे स्केलर एलिमेंट चेंज करने पड़ेंगे। सेम मत ले लेना, हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए स्केलर एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं। अगर सेम होने लगे फिर तो डेफिनेशन सारी गलत हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो ऐसा करो फटाफट, A1 A2 और A3 एक्स कॉम्पोनेंट मिल जाएंगे तीनों को ऐड करके। अब आए पे आ जाओ, ये 0 बन गया, ये कितना आ गया, A2 प्लस A3। ये 0 बन गया, 0 बन गया, कितना आ गया, जेड कॉम्पोनेंट A3 आ गया। ठीक है, किसके इक्वल है, 0 0 0। कंपेयर कर लो, क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। A2 प्लस A3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। और ऐसे A3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। एक्स एक्स के, वाई वाई के, और जेड जेड से कंपेयर कर लिया। अब ध्यान से देखो, A3 0 आ गया, A3 0 आ गया। जब मैं इसमें पुट करूंगा A3 की वैल्यू तो A2 भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब मैं A3 और A2 की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, A2 की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं और A3 की वैल्यू भी इसमें पुट कर रहा हूं, तो जैसे पुट करूंगा कितना आ जाएगा, A1 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, A3 0 है तो A3 रखते A2 0 और दोनों 0 रखते ही A1 भी 0। तो मेरे पास A1 भी 0 आ चुका है, A2 भी 0 आ चुका है, A3 भी 0 आ चुका है। तो यहां से मुझे क्या पता चला, क्या पता चला कि स्केलर एलिमेंट सारे 0 हैं। इसका मतलब ये जो वेक्टर्स है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, पहली चीज शर्त पूरी हो गई। किसकी, बेसिस की। दो चीजें प्रूफ करनी थी कि जो वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड सेकेंडली मेरे पास क्या था, इनके स्पैनिंग से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट होना चाहिए। देखो वो भी देख लो, ऐसे मैंने आपको कहा था क्लियरली लिख के कर सकते हो, लेकिन फिर भी देख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अल्फा मैंने मान लिया A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 और A3 अल्फा 3। ठीक है, तो A1 मेरे पास अल्फा 1, बताओ अल्फा 1 कितना आ जाएगा। देखो अब मैं यहाँ A1 A2 A3 लेके चल रहा हूँ, आप यहाँ कुछ और लेके चल सकते हैं। मान लो B1 B2 B3 लिख लेना, क्योंकि अगर मैं 0 लेके चल रहा हूँ तो कुछ और आएगा स्केलर एलिमेंट्स, और अगर कुछ और वेक्टर लेके चल रहा हूँ तो उसकी जगह स्केलर एलिमेंट्स कुछ और आएंगे। ठीक है, अल्फा 1 कितना आ जाएगा, 1 0 0, अल्फा 2 कितना है, 1 1 0, और अल्फा 3 कितना आया, 1 1 1। वैसे मैंने अभी सॉल्व किया है, मेरे पास सिंपली कितना आया था, देखो ये आ गया था A1 प्लस A2 प्लस A3 कॉमा A2 प्लस A3 और कॉमा A3। ये ऑलरेडी मैं भी सॉल्व कर चुका हूँ। ये रहा A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 किसके इक्वल आया था, A1 प्लस A2 प्लस A3, A2 प्लस A3 कॉमा A3। तो ध्यान से देखो, मैं लॉजिकल आपको बताया भी था, तीनों मेरे पास 0 के इक्वल नहीं आ रहे, कोई सा मतलब 0 नहीं बन रहा। यानी कि बार बार A1 A2 A3 चेंज करके मैं वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट्स क्या कर दूंगा, जनरेट कर दूंगा। तो इस लाइन से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या, क्लियरली जो मेरे पास सेट एस है, जब मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल लूंगा एलिमेंट्स का, तो करते करते जो भी पूरा सेट बनेगा वो वी को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा।
लीनियर स्पेनिंग में अच्छे से बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। इसके कुछ एलिमेंट्स है मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, कुछ एलिमेंट्स है मेरे पास, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ। तो लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद एक वेक्टर अल्फा बन जाएगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, जैसे स्केलर एलिमेंट चेंज करूंगा। अगर स्केलर एलिमेंट मैंने b1 b2 b3 bn कर दिए तो मेरे पास बीटा आ गया। अगर मैं c1 c2 c3 कर रहा हूँ तो मेरे पास वेक्टर गामा आ गया। तो इन्हीं सबके लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट को हम क्या कहते हैं, लीनियर स्पेनिंग कहते हैं। और ये लीनियर स्पेनिंग में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे वही होंगे जो V में होंगे। इसका मतलब क्या है कि S का जैसे जैसे मैं लीनियर कॉम्बिनेशन करता रहा तो सारे के सारे एलिमेंट्स किसके जनरेट हो गए, V के। यानी कि S के जो 3 एलिमेंट्स है ये वाले, ये पूरे के पूरे V को जनरेट करने की हिम्मत रखते हैं आफ्टर लीनियर कॉम्बिनेशन। आ रही बात समझ में? तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, हैंस S इज बेसिस ऑफ V3R। S क्या है मेरे पास, बेसिस है किसका, V3R का। आ रही बात समझ में? तो पहली चीज ये प्रूफ करनी थी कि मेरे पास जो ये 3 वेक्टर्स है, जो सेट S है, वो क्या होगा, बेसिस होगा किसका, R3 का। V3 क्या दे रखा है, मैं R3 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, R3 दे रखा है। तो आप यहाँ R3 लिख लेना, यहाँ जब मैंने V लिखा है वहां R3 लिखना, और कहीं लिखा है नहीं। आ रही बात समझ में? अब पहला पार्ट तो पूरा हो गया बेसिस, तो आप इसे स्क्रीनशॉट खींच आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, देखो ध्यान से देखना बात को। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। किसकी, कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। तो बताओ ध्यान से, मुझे एक बी चाहिए मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। क्या है मेरे पास ये 1 0 0 1 1 0 1 1 1। पहली रिक्वायरमेंट यही थी मेरे पास कोऑर्डिनेट्स के लिए कि एक तो भाई साहब वेक्टर स्पेस होना चाहिए, हाँ जी R3R दे रखा है। सेकेंडली मेरे पास एक बेसिस का सेट होना चाहिए, हाँ जी बेसिस का सेट है मेरे पास, इज बेसिस ऑफ R3R। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जिसका भी कोऑर्डिनेट निकालना है वो क्या है, अल्फा। लेट अल्फा क्या है मेरे पास, A B C है मेरे पास, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या करना है, देखो सिंपल सी बात बताई थी मैंने, इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को किसके इक्वल रख दो, इसके रख दो, बस आगे काम खत्म। बताओ क्या आ जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3। अब कोऑर्डिनेट्स में मैंने यहाँ क्या लिखा था, x1 x2 और x3। तो जिसका भी कोऑर्डिनेट पूछा, बेसिस के एलिमेंट्स को उठाओ, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दो। तो ये जो स्केलर एलिमेंट सॉल्व करने के बाद आएंगे x1 x2 x3, यही मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट है किसका, अल्फा का। किसकी रेस्पेक्ट में, बेसिस की रेस्पेक्ट में। तो देखो ध्यान से किस तरह करना है, ध्यान से। अल्फा की वैल्यू क्या है, ABC। x1 अल्फा 1 कितना है 1 0 0, अल्फा 2 कितना है 1 1 0। ठीक है, अल्फा 3 कितना है 1 1 1। ठीक है, कंपेयर कर लो कितना आ जाएगा फटाफट। ये मेरे पास बनेगा x1 x2 x3। अभी जब मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी ना, तो उसमें मैंने ये एग्जांपल लिया था, तो आप देख भी सकते हैं, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। जब कंपेयर करोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके इक्वल, A के, x2 प्लस x3 किसके इक्वल, B के, और x3 किसके इक्वल है, C के। ठीक है, तीन इक्वेशन को सॉल्व कर लो। देखो x3 तो C आ गया, यहाँ जैसे ही रखूंगा तो x2 कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो बात को समझना। x3 C रखा, C को उधर भेजूंगा, क्या आ जाएगा B माइनस C। अभी जस्ट मैंने आपको समझाई भी थी किस तरह है, x1 कितना है निकालना, x2 कितना है B माइनस C, x3 कितना है C, किसके इक्वल रख दो, A के। C से C खत्म हुआ तो x1 कितना आ गया मेरे पास, A माइनस B आ गया। अरे वैसे मैं तो आपको रफली सॉल्व करना है चीजों को, यहाँ रख दो, x1 कितना है मेरे पास A माइनस B। ठीक है, x2 कितना है मेरे पास B माइनस C, और x3 कितना आ गया मेरे पास C आ चुका है। इसे क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन। ये मिटो रहा हूं मैं। ठीक है, x3 किसके इक्वल है मेरे पास में, C। x3 किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ पे, C के। तो इक्वेशन थी हमारे पास तीनों के तीनों, ये सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गया, x1 x2 x3 आ गया। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाह रहा हूं किसके, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाह रहा हूं किसके, अल्फा के, किसकी रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू B, यानी कि बेसिस, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान समझो, वो क्या आ जाएगा, x1 x2 x3। और यहाँ x1 कितना है बताओ फटाफट, A माइनस B, B माइनस C और C। ये मेरे पास क्या आ गया है, कोऑर्डिनेट्स आया किसके, अल्फा के, विद रिस्पेक्ट टू B। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के सिंपल सी बात क्या करनी है, जो भी बेसिस के एलिमेंट्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो, जिसके कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं उसको इक्वल रख दो, वहां से स्केलर एलिमेंट निकाल लो x1 x2 x3, वही मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट।
ठीक है, देखो यहां तक तो आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब कुछ बातें समझ लो हल्की सी यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखें एक दो, इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। आगे ना हमारे पास मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमें इस कोऑर्डिनेट्स की क्या बनानी पड़ेगी, मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाओगे आप, मान लो मैंने मैट्रिक्स बना दी x, मैंने मैट्रिक्स बनाई x, और x जो मैट्रिक्स है वो बनती है n/1 की। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास रो तो कितनी होगी n, और कॉलम क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ऐसे x1 x2 करते करते कहां तक, xn तक। डेफिनेशन में हमने क्या लिया था, एन टपर लिए थे n कोऑर्डिनेट्स लेके। इस क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। x1 कितना है मेरे पास, a - b, x2 b - c, और x3 कितना है मेरे पास, c के इक्वल। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे किसके, अल्फा के, या भी जो भी टी अल्फा जो भी दे रखा हो क्वेश्चन में, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे सबसे पहले हम, और क्या बना देंगे, मैट्रिक्स किसकी, n/1 की। कैसे बनाओगे, जो भी वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 x2 x3, उसे कैसे रख देंगे, इस तरीके से मैट्रिक्स में रख देंगे। देखो रो तो कितनी है इसकी, 3, और कॉलम कितना है मेरे पास, 1। इस वाले की बताओ, रो तो कितनी है मेरे पास, n है, और कॉलम क्या है, सिर्फ 1 है, तो हम n/1 की मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है इसका नाम क्या होता है, देखो ध्यान से, इसका नाम होता है कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। क्या होता है, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ऑफ किसकी, अल्फा की, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स किसकी बना रहे हैं, अल्फा की, जो उसके कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स की बना रहे हैं अल्फा की, जो अल्फा का कोऑर्डिनेट आया है उसकी क्या बना रहे हैं, मैट्रिक्स बना रहे हैं किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बी। बी यहाँ पे क्या है, बेसिस है, कंफ्यूज मत होना, बी क्या है, बेसिस में। और लिखें कैसे, लिखेंगे हम ऐसे, अल्फा मैट्रिक्स, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बात तो याद रखनी है, जो चीज बताई है कैसे लिखेंगे, जिसकी भी हम मैट्रिक्स बना रहे हैं, जिस भी कोऑर्डिनेट के मैट्रिक्स बना रहे हैं, उसको किसकी रेस्पेक्ट में, बेसिस की रेस्पेक्ट। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वहां रिप्रेजेंटेशन ही समझ में नहीं आएगी तो क्या है मेरे पास, देखो बात समझ लो, ग्लास पर रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास एक वेक्टर स्पेस V है, Vn है, उसका बेसिस है मेरे पास B। मैंने कोई एक अल्फा वेक्टर किसमें मान लिया, वेक्टर स्पेस V में मान लिया है। जो भी बेसिस के एलिमेंट्स है, जो भी बेसिस के एलिमेंट्स है, उनका क्या लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन, और जिसका कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, मान लो अल्फा का पूछ रहे हैं, वहां 1 2 3 कुछ भी पूछ लेंगे, उसके इक्वल रख दो। सोल्व करने के बाद इक्वेशंस को, जो भी x1 x2 x3 यानी कि जो भी स्केलर एलिमेंट्स आएंगे, उसी के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू b। हम वहां एन टपल कह रहे थे, अब 2 हुए तो हमारे पास डबलेट हो जाएगा, 3 हो तो ट्रिपलेट हो जाएगा, यहाँ ट्रिपलेट है मेरे पास। अगर मेरे पास n कोऑर्डिनेट हो तो कहते हैं एन टपल कह रहे थे, आ रही बात समझ में। तो जो भी x1 x2 x3 है उसका एक टपल बना लेना सिंपली, यहाँ ट्रिपलेट बना रखा है हमने। वहां जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, किसके रिस्पेक्ट में, बेसिस बी की रिस्पेक्ट में निकाल रहे। और अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा तो जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं स्केलर x1 x2 x3, उसे हम इस तरीके से n/1 की मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे n कितना है मेरे पास, 3 है ना, 3 कोऑर्डिनेट्स, तो क्या बनी मेरे पास 3/1 की मैट्रिक्स बनी है, 3 रो है और 1 कॉलम। इसी मैट्रिक्स को हम क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन मैट्रिक्स कह रहे हैं, किसकी, अल्फा की, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं वो मैट्रिक्स के अंदर, और नीचे हमारे पास सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे हम, बेसिस, यानी कि जो भी हमारे पास बेसिस होगा वो बी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अरे बात समझ में, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, तो उसे लिखिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर 2 1 -6 ऑफ R3 रिलेटेड टू द बेसिस। ये मेरे पास बेसिस दे रखा है, ये मेरे पास क्या है, बेसिस है, b = α1 α2 और α3। मुझे बेसिस का सेट दे रखा है, α1 α2 और α3। कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेसिस ही होती है हमारे पास। तो क्या है मेरे पास, इस वेक्टर का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, अल्फा, क्या हो गया, α2 1 -6, और मैं इसे किसके को रखूंगा, इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के, a1 α1 a2 α2 और a3 α3। अब a1 की जगह क्या लिखोगे, x1, क्या लिखोगे, x1, इसके क्या रखोगे, x2, उसके क्या रखोगे, x3। ठीक है, a1 a2 a3 क्या रख रहे हैं हम, x1 x2 x3, ताकि डेफिनेशन मैच हो जाए। वरना आप a1 a2 a3 भी कर लीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट a1 a2 a3, वो आ जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं। अल्फा रखो, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 1 -6, α1 कितना है, 1 1 2, α2 कितना दे रखा है, 3 -1 और 0, और α3 कितना है मेरे पास, 2 0 -1। अरे इतनी बात मैं डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इतनी बात आपको समझ में आई गई होगी। अब x कोऑर्डिनेट को इक्वल रखो, देखो क्या है, x1
प्लस 3x2 प्लस ट्वाइस ऑफ x3, ठीक है। y वाला देखो क्या है मेरे पास, x1 माइनस x2, और z वाला कितना है मेरे पास, ये मेरे पास है ट्वाइस ऑफ x1 और माइनस ऑफ x3। अरे बस में x1 थ्राइस ऑफ x2 ट्वाइस ऑफ x3। अब y पे आ जाओ, x1 ये वाला कितना हो गया माइनस x2, ये वाला जीरो खत्म, ये कितना आ गया 2x1, ये जीरो, और ये कितना आ गया माइनस का x3। अरे बस में कंपेयर कर लो, बताओ जी कंपेयर करके कितना आ जाएगा, बताओ। x1 प्लस 3 ऑफ x2 प्लस 2 ऑफ x3 इज इक्वल टू कितना है 2। यहाँ आ जाओ, x1 माइनस x2 किसके इक्वल आ गया 1 के, और ये कितना आ गया ट्वाइस ऑफ x1 माइनस x3 माइनस 6 के इक्वल। अरे इतनी बात, ये वाला इसके, ये वाला इसके, और ये वाला किसके इक्वल आ गया माइनस 6 के। अब कैसी इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस। अरे बात समझ में, अगर होमोजेनियस होती तो क्या बनाते, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, नॉन होमोजेनियस है तो क्या बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। बनाओ जी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, बताओ जी कैसे बनता है, ए रेशो बी, ठीक है। ये मेरे पास है, देखो ध्यान से, ए कितना है, इस वाले की कोएफिशिएंट लिखो, x1 कितना है 1, x2 कितना है 3, और ये कितना है मेरे पास x3 कितना है मेरे पास 2, ये आ जाएगा 1 3 2। यहाँ रखो 1 माइनस 1 और 0, ये कितना है 2 0 माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाते हैं मेरे पास जो भी डी कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अरे इतनी मसलन में अगर नहीं पता देखो बताता हूँ, अगर मेरे पास ax1 by1 cz1 इज इक्वल टू d1 है, ax2 by2 cz2 इज इक्वल टू d2 है, ax3 प्लस by3 प्लस cz3 इज इक्वल टू d3 है। अगर मुझे इसकी क्या लिखनी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो क्या होती है, जो भी मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है किसमें x1 y1 z1, उनके पहले कोएफिशिएंट लिख लो, a1 b1 c1 a2, अच्छा यहाँ मैच नहीं कर रहा है, a1 लिख लो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, तो क्या आ जाएगा a2 b2 c2 a3 b3 और c3, और जो भी मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स है वो बनती है मेरे पास यहाँ पे d1 d2 d3। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। तो जो भी कोएफिशिएंट्स हैं इन सबके x1 x2 x3 के वो यहाँ लिख दिए, और जो भी कांस्टेंट टर्म है 2 1 6, ये माइनस 6 2 1 माइनस 6। अरे वसन में यहाँ 2 है यहाँ 1 है, और यहाँ क्या है माइनस का 6। अरे इतनी वसन में चलो सॉल्व करो, इसे एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करो, करो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट। चलो ऊपर कर देता हूँ इसे ताकि आपको ध्यान से दिख भी जाए। तो ए बी, बताओ यहाँ पे किसके आ जाएगा, मुझे R2 को 0 बनाना है, R3 को 0 बनाना है। बनाओ, R2 में क्या ऑपरेशन लगाऊंगा R2 माइनस R1, और R3 में क्या ऑपरेशन लगाऊंगा R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। 1 को 0 बनाना है तो पहले वाली रो को माइनस करना है, सेकंड वालों को अगर इसे 0 बनाना है R3 को, तो पहले वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। एक्लोन फॉर्म तो आपको पता है ना अच्छे से, तो क्लियर हो गई होगी बात, अब बार बार नहीं समझाने वाला, ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत बार आ चुकी है, तो शुरू से चल रही है वेक्टर स्पेस में। तो 1 में से 1 गया 0, माइनस 3 में से माइनस ये गया तो कितना आ गया माइनस का 4, 0 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, 1 में से 2 गया, 1 माइनस 2 कितना होता है मेरे पास माइनस का 1। ठीक है, आगे आ जाओ, 2 में से 2 गया कितना बचेगा 0, 0 में से 3 2 6 माइनस का 6, माइनस 1 में से ट्वाइस ऑफ 2 यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा, करके देख लेना। 2 2 कितना हो गया 4, माइनस 6 में से क्या कर रहा हूँ माइनस 4, तो कितना बन जाएगा माइनस का 10 बन जाएगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार फिर से, 2 में से 2 गया 0 बन जाएगा, 3 2 6 माइनस का 6 आ जाएगा, 2 2 4 माइनस 1 और माइनस 4 कितना हो गया माइनस 5, 2 2 कितना हो गया 4, और माइनस 6 में से माइनस 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 10 आ जाएगा। अरे इतनी पसंद में, चलो आगे अगली रो बनाओ, पहले वाली सेम टू सेम रहने वाली, दूसरे वाली बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाली, क्यों, अब सेकंड की हेल्प से थर्ड वाली की डायगोनल के सेकंड एलिमेंट्स के नीचे क्या बनाना है 0 बनाना है यहाँ पे, तो 0। अब देखो इसका ऑपरेशन कैसे लिखोगे, देखो ध्यान समझना बात को, इतनी बात तो पक्की है कि R3 में से कुछ ना कुछ तो माइनस करना है। अब वो कुछ ना कुछ क्या है देखो ध्यान से, माइनस 6 में से मुझे कुछ माइनस करना है, क्या है वो माइनस 4। अब देखना है कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करे तो हमारा काम हो जाए। देखो 4 को कौन खत्म करेगा, 4 खत्म करेगा, और माइनस 6 को कौन खत्म करेगा, प्लस का 6 खत्म करेगा। अरे बात में ध्यान से देखो, 4/4 कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 और माइनस का 6 कितना आ जाएगा 0, यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6/4 से, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 6/4 से।
तो एलिमेंट लिख लो, उससे ऑपरेशन बनाओ, क्योंकि हमें एक ही जीरो बनानी है, तो जिसे भी जीरो बनानी है उसे ऑपरेशन यूज करके देख लो कि भाई कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। आ रही इतनी वजन में? चलो यहां तक जीरो बन ही गया जो कि हमें बनाना था। यहाँ आ जाओ, R3 की जगह रखा माइनस का 5, माइनस का 6/4 आगे, R2 कितना है माइनस का 2। यहाँ समझो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 2 सा 2 3 सा, तो -5 + 3 कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इस पे आ जाओ अगले वाले पे। R3 कितना है माइनस का 10, माइनस का 6/4, R2 कितना है माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, सोल्व करो कितना आ जाएगा -10/3/2, 2 और 10 कितना हो गया माइनस का 20, प्लस 3/2 कितना आ जाएगा में -17/2 कितना आ जाएगा -17/। बताओ जी, आ रही इतनी बात समझ अच्छी तरीके से? कितना आ गया मेरे पास -17/2 आ गया मेरे पास सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब हमारे पास क्या है, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब एक्लोन फॉर्म के बाद हम क्या चीज चेक करते थे कि इसके सॉल्यूशन कौन से होंगे। देखो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप अगर सिर्फ डायरेक्ट भी लिखना चाहे, देखो क्योंकि मेरे पास क्या यूनिक सॉल्यूशन आएगा साफ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि रैंक ए की किसके इक्वल आ गई, रैंक ऑफ ए बी के, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के क्या है इक्वल है, जो क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि रैंक इक्वल आ रही है नहीं आ रही है, आप सिर्फ देख के डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। समझाने के लिए बता दिया मैंने, रैंक इक्वल है तो सॉल्यूशन कैसा होगा मेरे पास, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा मेरे पास, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि x1 x2 x3 की कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। क्या आएगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू। एक टर्म थी मैंने कहा था वो कि ऑर्डर बेसिस, सबसे स्टार्टिंग में बताई थी मैंने। इसका मतलब देखो क्या होता है, अगर मैं α1 α2 α3 लेके चल रहा हूँ इस ऑर्डर में, ऑर्डर नहीं चेंज कर रहा, पहले α1 ही है, फिर α2 ही है और फिर α3 है, तो उसके लिए जो x1 x2 x3 का आएगा वो यूनिक होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं α1 α2 α3 ले रहा हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 x2 x3 एक पर्टिकुलर स्केलर का सेट आएगा और कोई सा नहीं आना। अगर मैंने चेंज कर दूं, मान लो पहले α2 लिख दिया, α2 α1 α3, तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेट आएगा उसका ऑर्डर भी कुछ और होगा, वो क्या होगा x2 x1 x3 होगा मेरे पास। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जो यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर बेसिस का मैं एक ऑर्डर लेके चल रहा हूँ α1 α2 α3, तो x1 x2 x3 की सिर्फ एक यूनिक वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बहुत सारे पॉसिबल है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए बेसिस के एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, α2 पहले लिख दूं α1 बाद में लिख दूं, तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेट बन के आएगा वो कुछ और होगा, और वो भी सिर्फ एक पर्टिकुलर उसी ऑर्डर के लिए होगा। α2 α1 α3 के लिए ही होगा वो कोऑर्डिनेट, और किसी के लिए नहीं होगा। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो बेसिस के ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। अगर बेसिस का ऑर्डर α1 α2 α3 है तो मेरे पास x1 x2 x3 क्या होगा, एक यूनिक ऑर्डर में आएगा मेरे पास, और कोई कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट होगा। अरे बस उस ऑर्डर बेसिस का मतलब क्या था, ये था। तो यहां से वैल्यू निकाल दीजिए फटाफट, मैं मिटो देता हूं। ठीक है, अब क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, ये मिटो रहा हूं मैं सिंपली, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो अब इनसे इससे डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखे मैंने बताई थी आपको। ये वाला क्या है मेरे पास, पहले वाली रो x1 की, दूसरे वाला कॉलम किसका है x2 का, और थर्ड वाला किसका है x3 का। पहले वाला x1 का, दूसरे वाला x2 का, तीसरे वाला x3 का। तो उल्टा चलना है मेरे पास, यहाँ से पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ रखो। -2x3 किसके इक्वल है -17/2 के। बताओ जी x3 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये आ गई मेरे पास 17/4। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 नीचे पहुंच गया। अब वापस ऊपर आ जाओ, क्या लिखोगे इसे, -4x2 माइनस का 2x3 किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। रख दो वैल्यू, x2 की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, x3 की पता है, कितनी आई है 17/4 माइनस का 1, वैल्यू निकाल दो कितनी बैठेगी, इसे उधर भेज दो, प्लस 2 2 प्लस का 17/2 उधर चला गया, सॉल्वर कितना आ गया 15/2, कितना आ गया मेरे पास ये 15/2, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 15/2, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 4 2 8 माइनस का 15/। ठीक है, चेक कर लो एक बार, साथ के साथ चेक करते रहना वरना क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा। हर स्टेप पे एक बार देख लेना। 17/4 यहाँ रख दिया मैंने, प्लस का 17/2 उधर गया, -2 प्लस 15/2 आ गया, 4 नीचे आ गया तो -15। ठीक है, थर्ड रखो, थर्ड कितना आ गया, थर्ड कैसे बनेगी, पहले यू फिर अब इसकी यूज करो, कितना आ जाएगा, ये कितना है मेरे पास x1, ये कितना है थ्राइस ऑफ x2,
और ये कितना है ट्वाइस ऑफ x3, किसके इक्वल आ गया 2 के, रख दो वैल्यू। x1 मुझे निकालना है, x2 मुझे पता है कितना है -15/8, 15 को 3 से करूंगा कितना आ जाएगा 45, -45/8, ट्वाइस ऑफ x3, x3 कितना 70, 17 2 से कितने होते हैं 34, 34/4 इज इक्वल टू, उसे सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा बताओ फटाफट, 2 + 45/8 -34/4, एलसीएम ले लो, 8 2 16 + 45 और ये -34 का दूना कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 68/8, रख लो वैल्यू कितनी आई सॉल्व करके, 40 50 56 और ये हो जाएगा मेरे पास 61, 40 50 56 और 61, ठीक है। ध्यान से देखो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, कोई ना कहीं 17, अच्छा गड़बड़ होगी शायद, 17 2 से कितने होते हैं मेरे पास 34 और ये कितना 15 3 से 45, सही चल रहा है मेरे पास, ठीक है। आगे चेक करो, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये x3 इतना है, x2 आया यहाँ पे, वैल्यू रख दी। चलो सोल्व करो, इस आंसर क्या आ रहा है 40 50 56 61 -68/8, आंसर कितना आ जाएगा -7/8, ठीक है। तो बस यही दिक्कत कुछ नहीं हुई थी हमारे पास, x2 को 3 से करा तो कितना आ जाएगा 45 और x3 को किया 70 और 30, वो सही चल रहा है। तो मेरे पास x1 कितना आ गया -7/8 आ गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट लिख लीजिए क्या है फटाफट बताइए, x1 कितना है यहाँ पे, ये रहा x1 कितना आ गया मेरे पास -7/8, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं x1 कितना है मेरे पास -7/8, x2 कितना है मेरे पास -15/8 और x3 कितना है मेरे पास 17/4, ये मेरे पास क्या आ गई x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई। और ये क्या है मेरे पास कोऑर्डिनेट है किसका, इस वेक्टर 2 1 -6 का। तो आखिरी में लिख देना, क्या लिखोगे देखो, कोऑर्डिनेट किसके, अल्फा के, अल्फा क्या है यहाँ पे 2 1 -6 विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, बेसिस क्या है मेरे पास b, जो मैं नहीं दे रखा तो आप b मान लीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b इज क्या है मेरे पास बताओ x1 x2 x3, यही होगा मेरे पास, जो कितना आया बताओ, x1 कितना आ गया -7/8, ये कितना आ गया -15/8 और ये कितना आ गया है 17/4, ये मेरा आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, वहां बार बार रिपीट नहीं करूंगा तो समझ लेना क्या, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शो दैट द सेट S इज द बेसिस ऑफ C3C, अभी मैंने ऑलरेडी आपको ये बेसिस प्रूफ कराया, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो इन तीन इस सेट S को क्या प्रूफ करना है, बेसिस प्रूफ करना है। तो पहले आप इसे लीनियर कॉम्बिनेशन को इसके इक्वल रख देंगे 0 के, वहां से A1 A2 A3 0 के इक्वल आ जाएगा, फिर उसकी स्पैनिंग से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट खुद करना, सेम टू सेम वही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, Hence find the coordinates of vector this in C3 with respect to basis, मुझे किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इस वेक्टर के। तो ये क्या हो गया मेरे पास अल्फा 3 + 4 आयोटा 6 आयोटा 3 + 7 आयोटा, ये मेरे पास अल्फा हो गया। और मेरे पास बेसिस क्या है यहाँ पे एस है, क्या है ये 1 0 0 1 1 0 और 1 1 1। कोऑर्डिनेट्स निकालने के सबसे पहले बेसिस पता होना चाहिए एंड सेकेंडली किसका कोऑर्डिनेट निकालना है ये बात पता होनी चाहिए। तो डायरेक्ट रख दो क्या, अल्फा इज इक्वल टू x1 अल्फा 1 x2 अल्फा 2 x3 अल्फा 3, रखो कितना अल्फा 3 + 4 आयोटा 6 आयोटा 3 + 7 आयोटा, ठीक है। रख दो अल्फा, अल्फा 1 कितना है 1 0 0, अल्फा 2 कितना है 1 1 0, अल्फा 3 कितना है 1 1 1। करो फटाफट कंपेरिजन, चलो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, कितना है x1 + x2 + x3 कॉमा ये कितना आ जाएगा x2 + x3 और ये कॉमा कितना आ जाएगा x3। तो जो भी x कोऑर्डिनेट वाले हैं x1 x2 x3, ये 0 खत्म हो गया x2 और ये x3 और ये 0 0 खत्म हो गया, क्या बचा x3। कंपेयर कर लो दोनों तरफ, ठीक है। कंपेयर करो कितना आ जाएगा x1 + x2 + x3 किसके इक्वल 3 के इक्वल, ये वाला इसके इक्वल आ गया 3 + 4 आयोटा के। ऐसे ही x2 + x3 किसके इक्वल आ जाएगा 6 आयोटा के, और ऐसे मेरे पास x3 किसके इक्वल आ जाएगा 3 + 7 आयोटा, 3 + 4 आयोटा 6 आयोटा 3 + 7 आयोटा, ठीक है। कैसी इक्वेशन है ये, नॉन होमोजीनियस, कैसी है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना, वहां से निकाल लेना। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तब बनाना जब क्वेश्चंस में हमारे पास जो इक्वेशंस है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो, ये तो बहुत आसान सी है। देखो x3 का आंसर तो मुझे मिल ही गया डायरेक्ट, इसमें पुट करते मुझे किसका आंसर मिल जाएगा x2 का मिल जाएगा, रख दो x2 तो मुझे निकालना है, x3 कितना है मेरे पास 3 + 7 आयोटा इज इक्वल टू 6 आयोटा, तो यहाँ से x2 कितना आ गया बताओ 6 आयोटा
-3 -7 आयोटा उधर भेज दिया, तो यहाँ से x2 कितना आ गया मेरे पास, -3 और -आयोटा, कितना आ गया, -3 आयोटा, 6 ये रख दिया तो जाके -3 बन गया आयोटा। अब देखो x3 की वैल्यू पता है, x2 की भी वैल्यू पता है, कहाँ रख दो, इस वाली इक्वेशन में। यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरे पास, x1 निकल जाएगा। देखो x1 x2 कितना है मेरे पास, -3, कितना है मेरे पास, -3 आयोटा, और मेरे पास x3 कितना है, 3 + 7 आयोटा। किसके को लग दो इसे, 3 + 4 आयोटा के, -3 से +3 कैंसिल हुआ, कितना आ गया, x1 = +6 आयोटा, उधर कितना है 3 + 4 आयोटा, उधर 3 + 4 आयोटा बच रहा है। निकाल लो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 तो इधर रहा, और ये -2 आयोटा, +6 उधर जाके माइनस का बनेगा, और 4 - 6 कितना आ जाएगा, -2 आयोटा। तो जो मेरे पास वेक्टर आया है, वेक्टर नहीं सॉरी कोऑर्डिनेट्स, क्या है मेरे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, इस वाले वेक्टर के, 3 + 4 आयोटा, 6 आयोटा, 3 + 7 आयोटा। जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे पास क्या होंगे बताओ, x1, x2, x3, यही था हमारे पास। और x1 x2 x3 आपने ऊपर निकाल ही दिए, ठीक है, रख दो वैल्यू कितनी आ रही है। x1 कितना था मेरे पास, ये आया 3 - 2 आयोटा, x2 कितना है मेरे पास, -3 का आयोटा, और x3 कितना है मेरे पास, 3 + 7 का आयोटा। ठीक है, शो हो रहा है मेरे पास, हाँ ठीक है। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3 - 2 आयोटा, -3 आयोटा और 3 + 7 आयोटा। तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आया इस वेक्टर के, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस एस। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एस बेसिस दे रखा है। आरी बात में तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं, तो होप सो आपको ये पूरी टॉपिक समझ में आ गया होगी, कोऑर्डिनेट किसी वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस कैसे निकालते हैं। आरी बात में, थोड़ा सा नोट कर लो, फिर मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।